हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल सरगना का तीसरा भाग। अयूब खान जमीर सिंह और खुंजा को गए 10 मिनट ही हुए थे कि बुंदेला वहां पहुंचा। उसने दूर रहकर सब देखा था। तरसेम हथौड़ी से पुरानी नालों को चोट मारकर ठीक कर रहा था कि पास आ पहुंचे बुंदेला पर उसकी नज़र पड़ी तो उसने अपना काम रोक दिया। उसकी आंखें सिकुड़ी। बुंदेला उसे देखकर मुस्कुराया और पास ही पड़े टीन के पीपे पर बैठ गया। तरसेब ने आसपास नजरें घुमाई तो उसके अलावा दूसरा न दिखा। तो उन दोनों के साथ है? तरसेब ने पूछा। नहीं। बाहर से नया आया है? हाँ, अभी। तरसेम उठा और सिर हिलाता हुआ अपने झोपड़े में प्रवेश करता बोला, पानी लाता हूँ तेरे लिए। तरसेम झोपड़े में गया और एक तरफ रखे बर्तन के बीच में हाथ डालकर उसके भीतर रखी रिवॉल्वर निकाली और बाहर की तरफ बढ़ा। चेहरे पर खतरनाक भाव आ ठहरे थे। जो ही वह झोपड़े से निकला उसके पेट से रिवॉल्वर की नाल आ सटी। तरसेम ठिठका। रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे ही लटका रह गया। नजरें उठाई तो सामने खड़ा बुंदेला जहर भरी निगाहों से उसे देख रहा था। जानता है मेरे को? बुंदेला मौत से भरे ठंडे स्वर में बोला। तरसेम ने इनकार में सिर हिलाया। मैं तेरे बाप का बाप हूँ, अच्छी तरह पहचान ले मुझे। बुंदेला ने तरसेम के हाथ में दबी रिवॉल्वर ली और पास ही नीचे गिरा दी। तेरी माँ ने मेरे सामने कभी सिर नहीं उठाया और तू रिवॉल्वर उठाता है? तरसेम चुप रहा। क्या चाहता था? शहर से आया तो तेरे पास नोट भी होंगे, वो लेना चाहता था, तरसेम बोला। बुंदेला ने रिवॉल्वर जेब में रखी और वापस पीपे पे बैठता बोला, वो किधर गए? रानो। क्यों? मुझे क्या पता। कैसे गए? गाड़ी से। 2 लाख ठुक गया उनका। तगड़ा माल लेकर इधर आए लगते हैं। मेरे को सिर्फ 4,000 ही मिल पाया। बुंदेला पीपे से उठा। जा रहे हो? तरसेम क्या उठा। हाँ। तुमने इतनी बातें पूछी मेरे से, कुछ तो दे दो यारी दोस्ती में। तरसेम ने दांत दिखाए। बुंदेला ने व्यंग भरी नजरों से उसे देखा, फिर जेब से 10 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। 10 का नोट? बुंदेला ने सिर हिलाया। मेरी नहीं तो अपनी इज्जत का तो ख्याल रखो। रख ले। 10 का नोट यहाँ नहीं मिलता। बुंदेला ने नोट वापस जेब में डाला और जिस तरफ से आया था उसी तरफ बढ़ गया। कुछ आगे जाकर उसने मोबाइल फ़ोन निकाला और मैडम तारा से बात की। कहो बुंदेला। एकाएक मैडम तारा की आवाज़ कानों में पड़ी। वो दोनों मजीरा से गाड़ी लेकर रानू की तरफ चले गए हैं। मैटाडोर में पड़ी दौलत कहाँ है? वहीं जा तुम्हें बताया था, खंडरों में। हुर्रे! मैडम तारा की खुशी भरी आवाज़ आई। हम वहाँ से दौलत ले सकते हैं। बुंदेला चुप रहा। क्या हुआ? मैडम तारा की आवाज़ कानों में पड़ी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी बड़ी दौलत को वहाँ अकेले क्यों छोड़ गए। ये उनकी समस्या है, हमें क्या। समस्या हमारी भी है तारा। हमें भी हर तरफ सोचकर सतर्क रहकर चलना है। दौलत लो और चलते बनो। बुंदेला ने गहरी सांस ली और क्या उठा। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैडम तारा ने बताया कि वो किधर है। वहीं रुक जाओ, इस तरफ मत आना। मैं उधर ही आ रहा हूँ। पैदल हूँ, 1 घंटे तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है। जहाँ वैन है वहाँ शायद जंगली बस्ती वालों का खतरा है। डरते हो? तारा के हंसने की आवाज़ आई। बता रहा हूँ, ये खतरे मेरे लिए मामूली चीज़ हैं। मत भूलो कि अपराध करना मैंने ताराचंद से सीखा है। साथ ही मैडम तारा के हंसने की आवाज़ आई। बुंदेला के होठों पर भी मुस्कुराहट ठहरी। फ़ोन बंद करके जेब में रख लिया। ओ बुंदेला! मैडम तारा उसे आते पाकर चीखी और भागती हुई बुंदेला के गले से लग गई। बुंदेला ने उसे बाहों में कसा और हंसते हुए बोला, लगती नहीं कि 50 की हो। शरारती शोक स्वर में कह उठी मैडम तारा। तुम्हारी यही अदाएं तो हैं जिन्होंने मुझे दीवाना बना रखा है। बुंदेला उसका गाल थपथपाता बोला। तुमसे दूर रहकर मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने कुछ खो दिया हो। मुझे भी तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। तुम आ गई, मुझे सहारा मिल गया। मैडम तारा अलग हुई उससे तो बुंदेला ने पूछा, यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। दौलत तो सुरक्षित है? हाँ। मुझे जल्दी से उस पैसे के पास ले चलो। चलो। बुंदेला ने उसकी कार पर नज़र मारी। वहाँ का रास्ता थोड़ा पीछे से जाता है, कुछ वापस जाना होगा। दोनों कार में बैठे, कार को वापस घुमाया और चल पड़े। अयूब खान और जमीर रानो गए हैं? मैडम तारा ने पूछा। हाँ। पक्का? बिल्कुल पक्का। कितनी आसानी से दौलत हमारे हाथ लग गई। मैडम तारा खुशी भरे सर में कह उठी। हाँ, हमारे सपने कितनी जल्दी ही सच हो गए। मैडम तारा ने प्यार भरी नज़रों से बुंदेला को देखा। हम साथ ही रहेंगे ना? हमारा जन्म ही साथ रहने के लिए हुआ है तारा। ओ बुंदेला, तुम कितने अच्छे हो। आधे घंटे बाद बुंदेला कार को वहां ले आया जहाँ खंडर हो चुका महल था और अथाह दौलत से भरी वैन खड़ी थी। कैसी जगह है ये? देखकर डर सा लगता है, तारा बोली। लेकिन सुरक्षित है। तुमने बताया था कि एक आदिवासी ने अयूब और जमीर पर हमला कर दिया था। हाँ। लेकिन अयूब खान ने पत्थर मारकर उसे खत्म कर दिया। मैंने दूर से देखा था।
तुम्हारी कार भी यहीं कहीं है? वो उस तरफ है। दोनों कार से उतरे और खंडहर में प्रवेश कर गए। वो जंगली फिर भी तो आ सकते हैं, तारा ने कहा। मेरे ख्याल में यहाँ आसपास आदिवासी लोग नहीं रहते, वो कहीं दूर से आ गया होगा, अकेला था। दोनों खंडहर के भीतर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तुमने देखा है कि वैन उन दोनों ने कहाँ छोड़ी है? नहीं, मैं दूर था, पास नहीं आ सकता था। वो वैन लेकर इन खंडरों में आ गए थे और कुछ देर बाद बाहर निकले तो पैदल ही वापस जा रहे थे। मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है कि वो वैन क्यों यहाँ छोड़ गए। क्यों? रानो खतरनाक जगह है, खतरनाक अपराधियों का गढ़ है। वहाँ किसी को पता चल गया कि इनके पास इतनी बड़ी दौलत है तो दौलत भी जाएगी और जान भी। इसलिए दौलत यहीं छोड़कर रानो गए हैं। ऐसे में वो कभी भी वापस लौट सकते हैं। वो जब भी लौटें, उनके आने तक हम दौलत के साथ जाने कहाँ होंगे। पहले ढूंढो वैन की तरह। करीब आधा घंटा वहाँ भटकने के बाद वे वैन को तलाश कर सके। ओह मेरे भगवान, ये वैन बहुत बड़ी दौलत से भरी हुई है, तारा कपकपाते सर में बोली और पास पहुंचकर बहुत प्यार से वैन को घूरने लगी। तुमने देखी है इससे बड़ी दौलत? क्यों नहीं? ताराचंद के बताए अनुसार उसकी सारी दौलत मैंने ही तो समेट कर एक जगह इकट्ठी की थी। मैंने नहीं देखी, कहते हुए बुंदेला ने वैन के दरवाजे को खोलना चाहा। वैन के सब ताले बंद थे। ये बंद हैं, बुंदेला ने उखड़े सर में कहा। खुल जाएंगे, सब ताले तोड़। तारा, वैन के अगले पहिए। मैडम तारा ने वैन के अगले पहिए देखे, दोनों ही पंचर थे। वैन यहाँ खड़ी करते हुए वे समझदारी दिखा गए कि कोई यहाँ पहुंचे तो दौलत से भरी वैन को दो पहिए पंचर होने के कारण ले जा ना सके। मैडम तारा कड़वे सर में कह उठी, लेकिन हमारे पास कार है, कार में हम सारी दौलत डालकर ले जा सकते हैं। थोड़ी बहुत रह भी जाए तो परवाह नहीं, यहीं छोड़ देंगे। बुंदेला ने सिर हिलाया। तुम वैन के ताले तोड़ सकते हो? 2 मिनट में, कहकर बुंदेला चंद कदमों के फासले पर पड़े बड़े से पत्थर की तरफ बढ़ा। तभी शोर सा उसके कानों में पड़ा। बुंदेला ठिठका। मैडम तारा और बुंदेला की नज़रें मिली। कौन है बाहर? तारा के होंठों से निकला। बुंदेला एकाएक अधिक परेशान हो उठा था। आदिवासी तो नहीं? कहते हुए बुंदेला बाहर की तरफ लपका। मैडम तारा होठ पीछे खड़ी रही। बुंदेला फौरन वापस लौटा। वो घबराया सा दिखा। बाहर आदिवासी हैं बहुत सारे। बुंदेला क्या उठा। उन्होंने उसकी लाश उठा रखी है जिसे अयूब खान ने मारा था। वो शायद अपने साथी के हत्यारे को ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। ओह, तारा कांप उठी। ये तो बुरा हुआ। वो हमें मार देंगे, भागो तारा। लेकिन ये दौलत, पहले जान बचाओ। जो ही पलटकर भागने लगे कि ठिठक गए। सामने एक लंबा चौड़ा आदिवासी खड़ा था, स्याह रंग, फैला नाक, बड़े बड़े बाल जिन्हें पीछे की तरफ करके चुटिया बना रखी थी। गले में 3-4 तरह की कई रंगों वाली माला डाल रखी थी। शरीर पर फटी सी पैंट थी, ऊपर कुछ नहीं पहना था। उसके हाथ में तलवार जैसा कुछ था और वो लाल लाल आंखों से दोनों को घूर रहा था। तुम लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया, सरदार जगदम्बा के बेटे को। टूटे फूटे शब्दों में गुर्राता क्या उठा। वो मेरा एक ही बेटा था, मेरे बाद उसने सरदार बनना था। बहुत बुरी मौत दूंगा मैं तुम दोनों को। हमने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, बुंदेला क्या उठा। अयूब खान ने मारा है, तुमने ही मारा है। सरदार जगदम्बा तलवार जैसा हथियार थामे मौत समेटे बुंदेला पर झपटा। बुंदेला सिर से पांव तक कांप उठा। मौत दिखी उसे। उसे जीवन का यह आखिरी वक्त लग रहा था। मैडम तारा भी दहशत से कांप उठी, सरदार जगदम्बा का रूप देखकर। बात सिर्फ इसी की होती तो शायद वे इसे संभाल लेते, परंतु बाहर पास आता शोर आदिवासियों को उन्हें एहसास दिला रहा था कि वे बच नहीं सकेंगे। एकाएक बुंदेला के शरीर में फुर्ती की बिजली दौड़ी। बुंदेला 2 कदम दूर खड़ी मैडम तारा पर झपटा और तारा को बाहों से पकड़कर खींचते हुए सरदार जगदम्बा की तरफ धक्का दिया और खुद पलटकर दूसरी तरफ भागता चला गया। ताराचंद ने रिवॉल्वर जेब में डाली और पास ही रखा कंधे पर लटकाने वाला एयर बैग उठाकर उसे खोला और भीतर मौजूद 2 रिवॉल्वरों और गोलियों से भरी ढेर सारी मैगजीनों को देखा। फिर बैग बंद करके कंधे पर लटकाया और खुद को सामने लगे शीशे में देखा। शेव की हुई थी ताराचंद ने, चेहरा चमक रहा था। जख्म काफ़ी हद तक भर चुके थे, थोड़ी बहुत कसर बाकी थी। अभी आराम की ज़रूरत थी, परंतु वह निकल लेना चाहता था महाबलेश्वर से। तारा उसे एकाएक जिस तरह छोड़कर गई और बाहर जाते ही मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात करने लगी, उसे एहसास हुआ था कि तारा कहीं पर गड़बड़ अवश्य कर रही है। उसकी इतनी बड़ी दौलत के गायब होते ही तारा ने जिस तरह पल्ला झाड़ा, वो उसके लिए हैरानी की बात थी। दौलत के हाथ से निकल जाने के पीछे तारा का हाथ हो सकता है। अगर ऐसा है तो वो रानो अवश्य जाएगी, क्योंकि देवराज चौहान ने कहा है कि अयूब खान खजाने जैसी दौलत लेकर रानो जाएगा। ताराचंद के पास फुर्सत थी। यहाँ पुलिस उसके पीछे थी और उसके साथ ही उसके ही दुश्मन बने हुए थे। ऐसे में यहाँ से दूर रानो की तरफ चल देना उसके लिए बेहतर ही था। जाने क्यों ताराचंद को इस बात का पक्का भरोसा था कि देवराज चौहान उससे कोई दगाबाजी नहीं कर रहा। वास्तव में उसकी दौलत देवराज चौहान के हाथों से अयूब खान ले गया है। बहरहाल जो भी हो, ताराचंद जैसा खतरनाक सरगना भी चल पड़ा था रानो पहुंचने के लिए। तो अब पाठक बंधु जान गए कि मुंबई में क्या हुआ। अयूब खान, जमीर सिंह, मैडम तारा, ताराचंद, बुंदेला, देवराज चौहान, जगमोहन इस मामले में किस तरह फंसे।
देवराज चौहान क्यों कर रानो जैसी खतरनाक जगह पर जगमोहन के साथ पहुंचा? सब कुछ अब स्पष्ट हो चुका है और आगे जो होगा वह आप सबके सामने ही होगा। तो अब इस संगीन दहशत भरे मामले के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। देवराज चौहान की जब आंख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे। खिड़की से बाहर निकली धूप को देखा। आज भी कल की तरह ही गर्म दिन था। कुछ पल सोचों में डूबा देवराज चौहान बेड पर ही बैठा रहा, फिर उठा और बाथरूम की तलाश में 3 कमरों का वो घर छान मारा। बाथरूम कहीं नहीं था। पीछे की तरफ थोड़ी सी खाली जगह में पानी की आधी बाल्टी और लोटा रखा हुआ था। देवराज चौहान ने वहीं से पानी लेकर हाथ मुंह धोया और वापस कमरे में आया। तभी बाहर से मनसुख ने भीतर प्रवेश किया। उठ गए? मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ, फिर तुम चले जाना। कहने के साथ ही मनसुख कोने में रखे स्टोव की तरफ बढ़ गया और चाय बनाना शुरू करते हुए क्या उठा। सुरजीत क्या गया था? तुम्हारे वहाँ से जाने के घंटे भर बाद ही मीरचंद अपने आदमी लेकर तुम्हारे लिए वहाँ पहुँचा था। देवराज चौहान की निगाह मनसुख पर जा टिकी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं मिले। सुरजीत भी बच गया। मीरचंद जाते हुए सुरजीत से कह गया कि अगर देवराज चौहान उसके यहाँ कभी ठहरा तो अच्छा नहीं होगा, जबकि सुरजीत ने उसे यही कहा कि इस नाम का कोई आदमी कभी उसके यहाँ आया ही नहीं। जाते आते मीरचंद उसके यहाँ से 10 बोतलें ले गया। देवराज चौहान मनसुख को देखता रहा। मैंने तुम्हें बचा लिया, तुम मुझे मीरचंद का पता ठिकाना बताते क्यों नहीं? एकाएक देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। कोई भी नहीं बताएगा तुम्हें। देवराज चौहान आगे बढ़ा और उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करता हुआ बोला, तुम मुझे बताओगे? नहीं। मनसुख मुस्कुराया। देवराज चौहान ने दांत भींचकर रिवॉल्वर निकालनी चाहिए, तभी उसके पेट से रिवॉल्वर की नाल अटकी। मनसुख ने ना जाने कब रिवॉल्वर निकाल ली थी। जेब में जाता देवराज चौहान का हाथ रुक गया। ये खेल मेरे से फिर कभी मत खेलना, मनसुख शांत स्वर में बोला। कॉलर पकड़े देवराज चौहान उसे घूरता रहा। पीछे हटो। देवराज चौहान ने उसका कॉलर छोड़ा और 3 कदम पीछे हट गया। मनसुख ने रिवॉल्वर वापस डाली और पलटकर बन चुकी चाय गिलासों में डालता बोला, रानों में हर कोई जानता है कि मनसुख से पंगा लेना ठीक नहीं। देवराज चौहान फौरन खामोश रहा। मनसुख चाय के गिलासों के साथ उठा और एक गिलास उसे थमाकर बोला, पियो और जाओ, तुम्हारा दिया 5,000 खत्म। मैंने तुम्हें मीरचंद के कहर से बचा लिया। रात अगर वो तुम तक पहुंच जाता तो मार देता तुम्हें। कभी उसके हाथ लग गए तो ये मत बताना कि मैं तुम्हें सुरजीत के यहाँ से ले गया था। नहाना है मुझे। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। यहाँ पर पानी पैसा खर्च करने पर भी नहीं मिलता। किस्मत वालों को ही रानों में 10-20 दिन में इतना पानी मिलता है कि वो नहा सके। पहाड़ों पर बसा है रानों, दूर दूर तक आबादी नहीं है। थोड़ा बहुत पानी जो मजीरा से रानों में लाया जाता है वो बहुत महंगा मिलता है। इधर पानी का बिजनेस करने वाले लोग बहुत पैसे वाले हैं। जब बरसात होती है तो लोग तभी नहा पाते हैं। मनसुख ने गहरी सांस लेकर कहा, यहाँ के हाल ऐसे हैं कि पानी के बदले बियर से काम चलाना पड़ता है। कभी कभी तो पानी पीने को भी नहीं मिलता। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, इतना बता दो कि तुम मुझे मीरचंद का ठिकाना क्यों नहीं बताना चाहते? तुमने मेरे पूछने पर भी नहीं बताया कि तुम रानों में क्या करने आए हो। मनसुख मुस्कुराया। देवराज चौहान की निगाह मनसुख पर थी। मुझे क्या मालूम कि मीरचंद से तुम्हारा क्या झगड़ा है। मैं क्यों तुम्हारे झगड़े में पड़ूं? मैं मीरचंद को जानता भी नहीं। ये तो तुम कहते हो। मीरचंद से बात करूं तो वो कुछ और कहेगा। पूछ लो मीरचंद से। खामा खा मुसीबत के सामने कौन पड़े। तुम्हारा 5,000 रुपया खत्म, चाय पियो और जाओ। देवराज चौहान उसे देखता रहा। अगर तुम मुझे बता दो कि मीरचंद से क्या झगड़ा है तो शायद नोट लेकर तुम्हारे काम आ सकूं। मेरा मीरचंद से कोई झगड़ा नहीं, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। मनसुख कंधे उचकाकर रह गया। देवराज चौहान ने चाय समाप्त की और बिना कुछ बोले मनसुख के घर से बाहर निकल गया। देवराज चौहान सुरजीत के यहाँ पहुंचा। सुबह का वक्त होने के कारण दारू खाना वीरान पड़ा था। दोपहर में ही पीने वालों का आना शुरू होता था। कोई होगा जो भूले भटके सुबह आ जाए। मूरत फट्टे नुमा काउंटर के पीछे बोतलों की साफ सफाई में लगा था। देवराज चौहान को भीतर आया पाकर चौंका और उसे देखने लगा काम छोड़कर। देवराज चौहान फट्टे के पास पहुंचा। ऐसे क्या देख रहे हो? देवराज चौहान बोला। तुम यहाँ क्यों आए हो? मूरत ने पूछा। क्यों, मैं यहाँ आ नहीं सकता क्या? मूरत चुप रहा। सुरजीत कहाँ है? मूरत ने आंखों से सामने की तरफ इशारा किया। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर उधर देखा। सुरजीत कोने की टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। सामने प्लेट में सैंडविच और चाय का प्याला रखा हुआ था। इस वक्त वो देवराज चौहान को ही देख रहा था। देवराज चौहान उसकी तरफ बढ़ गया। सुरजीत पुनः नाश्ता करने लगा। देवराज चौहान उसके सामने जा बैठा तो सुरजीत ने प्लेट की तरफ इशारा किया। लो। शुक्रिया। देवराज चौहान ने प्लेट से एक सैंडविच उठाया और खाने लगा। रानों में कोई किसी को कुछ नहीं खिलाता। बहुत नीचे से सामान यहाँ आता है, हर चीज़ बहुत महंगी है, लेकिन मैं तुम्हें सैंडविच खिला रहा हूँ, सुरजीत ने गंभीर स्वर में कहा। रात मेरी 10 बोतलें विस्की का नुकसान हो गया तुम्हारी वजह से। मीरचंद ले गया, खाते हुए देवराज चौहान बोला। मनसुख ने बताया। अच्छा ही हुआ जो रात मनसुख तुम्हें यहाँ से ले गया, वरना मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। मीरचंद से कोई भी टकराना नहीं चाहता। तुम्हारे जाने के 1 घंटे बाद ही वो अपने साथियों के साथ यहाँ आ गया था। क्या कह रहा था?
कहता है मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे रानों में ढूंढता फिरे। किधर है देवराज चौहान? सुरजीत उसे बता रहा था। मेरे यहाँ आने की मेरे यहाँ की उसने पूरी तलाशी ली, तो मैं तलाश करता रहा। मेरे कहने पर यकीन नहीं है कि तुम यहाँ नहीं हो। देवराज चौहान सैंडविच खाते हुए सुरजीत को देखता रहा। तुम मेरे पास मत आया करो, मैं मीरचंद को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। मीरचंद कहाँ मिलेगा मुझे? देवराज चौहान ने पूछा। मुझे क्या पता? पता है तुम्हें? देवराज चौहान की आवाज़ में सख्ती आ गई। कुछ भी समझो, मैं मीरचंद के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। सुरजीत ने चाय का घूंट भरा। तुम मुझे अच्छे इंसान लगे, जबकि रानों में कोई किसी को अच्छा नहीं लगता। मीरचंद के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि उसे तलाश करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वही अब तुम्हें तलाश कर लेगा। देवराज चौहान उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर बोला। रानों में कौन मुझे मीरचंद के बारे में बता सकता है? वो मेरे दोस्त को उठा कर ले गया है, मुझे अपना दोस्त वापस चाहिए। सुरजीत कुछ देर चुप रहा, फिर क्या उठा। गोमेद लाल, ये कौन है जो मीरचंद से नहीं डरता? दोनों की ठनी रहती है, दोनों ही रानों में सिर्फ अपने नाम का झंडा देखना चाहते हैं। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। सब कुछ मेरे से ही पूछोगे क्या? रानों में और भी तो लोग रहते हैं, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। सैंडविच खा लिया तुमने, चाय कहीं और पी लेना। सुरजीत ने शांत स्वर में कहा। मतलब कि मैं जाऊं? देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। जाना ही चाहिए। देवराज चौहान उठा और जेब से 10 की कट्टी निकालकर टेबल पर रखता बोला। ये उन 10 बोतलों की कीमत है जो मेरी वजह से मीरचंद यहाँ से ले गया। 15,000 की कीमत थी उन 10 बोतलों की। सुरजीत ने कहा और गड्डी उठा ली। ये भी ठीक है। देवराज चौहान जाने लगा तो सुरजीत ने पूछा, तुम रानों में क्या करने आए हो? अयूब खान की तलाश है मुझे, जो कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पहुँचा है। इस तरह तुम्हें अयूब खान नहीं मिलेगा। हम नाम के जाने कितने लोग होंगे रानों में? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। कुछ और बताओ उसके बारे में। हुलिया तो मैं बता ही चुका हूँ। हुलिये से बात नहीं बनेगी। सुरजीत ने इनकार में सिर हिलाया। कोशिश करोगे तो बात ज़रूर बनेगी, कहकर एकाएक देवराज चौहान बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। सुनो। देवराज चौहान ठटका। दोनों की आंखें मिली। मेरे पास अब मत आना, सुरजीत ने कहा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। जब रानों में तुम्हें लगे कि कोई अपना नहीं है, कोई रास्ता न दिखे, कोई जगह न मिले, तब आना मेरे पास, उससे पहले नहीं। देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अयूब खान का पता लग गया तो रानों में तुम्हें तलाश कर लूंगा देवराज चौहान, पीछे से सुरजीत ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान बाहर निकल गया। मूरत फौरन सुरजीत के पास पहुंचा। उसे ये क्यों कहा कि जब वो भारी खतरे में हो तब यहाँ आए? मूरत ने कहा। तब ज़्यादा पैसे देगा, मुंह मांगे देगा। मुझे लगता है इसके पास माल बहुत है। सुरजीत क्या उठा। वैसे आएगा नहीं, इसका अब आना हो ही नहीं सकेगा मूरत, कहते हुए सुरजीत कुर्सी से खड़ा हो गया। क्यों? मीरचंद इसे ज़्यादा जीने नहीं देगा। रानों में आकर कोई मीरचंद को ढूंढे, ये बात सच में मीरचंद पसंद नहीं करेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि अभी खबर आए कि मीरचंद या उसके आदमियों ने देवराज चौहान को खत्म कर दिया। देवराज चौहान मुझे सख्त जान बहादुर लगता है, लेकिन मीरचंद का मुकाबला तो नहीं कर सकता। सुरजीत गंभीर स्वर में क्या उठा। इस वक्त दुकानें खुली हुई थीं। अधिकतर दुकानें जूते, कपड़ों और हथियारों की थीं। वो जगह सब्जी भी बिकती दिखी। सब्जी के नाम पर आलू ही अधिकतर नजर आए। बाजार में खास रौनक नहीं थी। चंद लोग ही खरीदारी करने आए हुए थे। एक बात अजीब लगी देवराज चौहान को कि जब से वो रानो पहुंचे हैं, एक भी औरत नजर नहीं आई। हर तरफ मर्द ही दिख रहे थे। लंबा रास्ता पार किया देवराज चौहान ने बाजार का, फिर एक वीरान सड़क पर मुड़ गया। दिन के 12 से ऊपर का वक्त हो गया था। सूर्य की तपिश से ज़मीन झुलसती सी महसूस हो रही थी। आधा घंटा पैदल चलने के बाद देवराज चौहान सुलेमान के यहाँ पहुंचा। भीतर प्रवेश किया तो सामने बैठा देखा। देवराज चौहान को देखते हुए उछलकर खड़ा हो गया। तुम? मेरे आने पर तुम घबरा क्यों गए? देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं कहाँ घबराया, मुझे तो लगा शायद गलत लगा होगा। देवराज चौहान ने कुर्सी खींची और बैठ गया। गगन दरवाजे की तरफ जाने लगा तो देवराज चौहान ने कुर्सी से हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रहे हो? गगन व्याकुल दिखा। सुलेमान को बताने की तुम, वो आ जाएगा। देवराज चौहान उसकी कलाई छोड़ता बोला, बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे? उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बैठ जाओ। ना चाहते हुए भी गगन को वापस कुर्सी पर बैठना पड़ा। चेहरे पर घबराहट थी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। कल जब मैं यहाँ से गया रात को, तो तुमने मेरा पीछा किया? मैंने? पागल तो नहीं हो गए हो जो पीछा किया? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में देखा। गगन चुप रहा। मीरचंद ने मुझे सब बता दिया है, देवराज चौहान बोला। मीरचंद से बात हो गई तुम्हारी? उसके होंठों से निकला।
हाँ, उसी ने तो बताया कि तुमने रात मेरा पीछा करके जाना कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, लेकिन तुम तो वहाँ मिले नहीं। वो क्या उठा? मुझे कहीं जाना पड़ा, इसी दौरान ही मीरचंद सुरजीत के यहाँ पहुँचा, तो मैं कैसे मिलता? ओ, गगन ने सिर हिलाया। पता चला कि इस काम में तुमने नारायण को साथ लिया। साथ क्या लेना है, मैंने उसे तुम्हारे बारे में जो जानता था बता दिया कि तुम मीरचंद को जगह जगह ढूंढते फिर रहे हो, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। ये भी बता दिया कि तुम सुरजीत के यहाँ ठहरे हो। गगन ने लापरवाही से कहा। लेकिन फ़ायदा ना हुआ। क्यों? तुम सुरजीत के यहाँ मिलते तो मीरचंद इनाम में नारायण को कुछ देता और नारायण मुझे, पर तुम तो मिले नहीं। देवराज चौहान ने कश लिया। सलेमान को मालूम है कि तुमने रात को मुझे मीरचंद के हाथों मरवाने की चेष्टा की? नहीं मालूम। गगन सतर्क दिखा। ये क्यों पूछ रहे हो? सलेमान को मालूम होगा तो वो नाराज़ होगा तुमसे। नाराज़ क्यों होगा? एकाएक गगन के माथे पर बल पड़े। सलेमान का काम मैं पूरा करता हूँ, उसके बाद मैं जो भी काम करूँ। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। गगन का चेहरा फक पड़ गया। तुम मुझे मारने जा रहे हो? वो घबरा कर बोला। रात अगर मैं मीरचंद के हाथ लग जाता तो वो मुझे मार देता, और मेरी जान तुम्हारी वजह से जाती, क्योंकि तुमने ही मेरा पता ठिकाना मीरचंद तक पहुंचाया था। देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। गोली मत मारना, मुझे यहाँ पर मारोगे तो सुलेमान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो चीखने वाले स्वर में बोला। तभी दरवाजे पर आहट हुई। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाई। सुलेमान वहाँ खड़ा हुआ था, फिर वो भीतर आया। गगन जल्दी से कुर्सी छोड़कर खड़ा होते क्या उठा। ये मुझे गोली गोली मारने जा रहा था, कहता है मुझे सुलेमान की कोई परवाह नहीं। तभी सुलेमान की बाह घूमी और हाथ गगन के गाल पर पड़ा। गगन लड़खड़ाकर संभला। उसका गाल लाल हो गया था। ये बेवकूफ़ है जो गोली चलाने में इतनी देर कर दी, सुलेमान ने दांत भींच कर कहा। इसकी जगह मैं होता तो गोली मारने के बाद अब तक तुम्हारी लाश को बाहर फेंक चुका होता। गगन का चेहरा फक पड़ा हुआ था। घबराया सा वो बाहर भागता चला गया। सुलेमान ने सिर को झटका दिया और कमर पर हाथ बांधे देवराज चौहान को देखा। तुम आ गए? उसे देखते हुए देवराज चौहान ने सिर हिलाया। लेकिन यहाँ से जा नहीं सकोगे। क्यों? बाहर मीरचंद के आदमियों का घेरा पहले से ही पड़ा है, तुम्हारे इंतजार में, सुलेमान ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता ठहरी। तो तुमने मेरा इंतजाम कर दिया? देवराज चौहान सर्द लहजे में क्या उठा। मैंने कुछ नहीं किया, सुलेमान से रिलाकर बोला। तो आज सुबह मैंने मीरचंद से बात की थी, तुम्हारे बारे में बताकर कि तुम उससे मिलना चाहते हो। ये भी बता दिया कि पूछने के लिए तुम दिन में मेरे पास आओगे, सुलेमान ने गंभीर स्वर में कहा। तो वो कहने लगा कि आने दो, यहाँ से निकलने पर तुम बच नहीं सकोगे। देवराज चौहान उसे देख रहा था। मैंने मीरचंद को मना किया कि ये सब ठीक नहीं होगा, वो मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आ रहा है, लेकिन मीरचंद ने स्पष्ट कह दिया कि देवराज चौहान मेरा शिकार है, तुम्हारा बोलने का कोई मतलब नहीं। मीरचंद से पूछा नहीं कि देवराज चौहान से उसकी क्या दुश्मनी है? देवराज चौहान ने कहा। मैंने नहीं पूछा। उसने ये बताया कि उसने जगमोहन को क्यों उठाया और अब वो कहाँ है? इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। देवराज चौहान ने कश लिया, फिर बोला। जब मैं यहाँ आया तो मुझे कोई नहीं दिखा, और न ही किसी ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। वे लोग तुम्हें नहीं पहचानते। मीरचंद ने मुझे कहा था कि तुम जब यहाँ हो तो मैं बाहर मौजूद उसके आदमियों को इशारा कर दूँ। मैं बिना वजह मीरचंद से दुश्मनी लेना ना चाहता। मैंने इशारा कर दिया। कब? तुम्हें आते मैंने देख लिया था। जब तुम भीतर पहुँच गए तो इधर आते हुए मैंने इशारा कर दिया उन्हें। मीरचंद भी है बाहर? नहीं, उसके आदमी है। कितने आदमी हैं? देवराज चौहान ने पूछा। 5-6 होंगे, सुलेमान ने गंभीर स्वर में कहा। वो तुम्हें ख़त्म कर देना चाहते हैं। हैरानी है कि मीरचंद से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं पहली बार रानो आया हूँ तो उसने रास्ते में ही हथियार के दम पर जगमोहन का अपहरण कर लिया। जगमोहन को तलाश कर रहा हूँ तो मीरचंद मुझे मार देना चाहता है। सुलेमान कुछ ना बोला। कहाँ मिलता है मीरचंद? ये जानने की तुम्हें अब ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ से निकलने के बाद बच नहीं सकोगे। जब तक भीतर हो तभी तक सुरक्षित हो। क्यों? क्या बाहर मौजूद मीरचंद के आदमी भीतर नहीं आ सकते? ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन मेरी जगह पर भीतर आकर मेरे मेहमान को नुकसान पहुंचाना मेरी छाती पर वार करने के बराबर है। मीरचंद कितना ही ताकतवर सही, पर इस तरह मेरे से दुश्मनी लेना उसे महंगा पड़ेगा। वो अच्छी तरह जानता है कि कौन सी बात भविष्य में उसे नुकसान दे सकती है, इसलिए अगर भविष्य की बात मीरचंद जानता होता तो वो जगमोहन को कभी ना उठाता, और अब वो मेरी जान लेने की चेष्टा कभी भी ना करता। कहते हुए देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव आ ठहरे थे। सुलेमान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला। वे लोग बाहर तुम्हारे इंतजार में और तुम्हें ज़रा भी डर नहीं? बाहर मौजूद मीरचंद के आदमियों मैं तेरी रजामंदी तो नहीं सुलेमान? नहीं, ज़रा भी नहीं। साबित कर। कैसे साबित करूं? तू सोच। सुलेमान होठ भींचे कुछ पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा, फिर जेब में रखी रिवॉल्वर निकालकर टेबल पर रखी और उसकी तरफ सरका दी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर उठाकर चेक की। मैगजीन फुल थी। सुलेमान ने टेबल के नीचे का ड्रॉर खोला और 2 हैंड ग्रेनेड निकालकर टेबल पर रखे। इस वक्त मेरे पास यहाँ और सामान नहीं जो तुम्हें देकर विश्वास दिला सकूं कि मिर्चेंद के किसी काम में मेरा हाथ नहीं होता। सलेमान बोला। भीतर कमरे में हथियार और बारूद रखा है, परंतु वो तेरे को इस वक्त देना ठीक नहीं होगा। तब मीरचंद शक कर लेगा कि मैंने तेरे को असला दिया है।
देवराज चौहान ने दोनों ग्रेनेड उठाए और अपनी कमीज के भीतर डालने के पश्चात खड़ा हो गया। ग्रेनेड पर कोई गोली लग सकती है, सुलेमान बोला। ग्रेनेड विस्फोट में तुम्हारे चीथड़े चीथड़े हो सकते हैं। मुझे यकीन हो गया कि बाहर मौजूद आदमियों में तुम्हारा हाथ नहीं है। सुलेमान कुछ नहीं बोला। मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर आऊँगा तुमसे मीरचंद का पता ठिकाना पूछने के लिए। सुलेमान ने होठ भींच लिए। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे पलटा। खुले दरवाजे तक पहुंचा, बाहर देखा। सामने खाली रास्ता जा रहा था। कुछ आगे दो आदमी बातें करने के अंदाज में सड़क के किनारे खड़े थे। देवराज चौहान ने हर तरफ नजरें घुमाई तो दो अलग अलग जगहों पर एक एक आदमी दिखा। देवराज चौहान कमरे में देखे बिना बोला, गोमेद लाल कैसा इंसान है? मीरचंद जैसा ही है। दोनों में लगती है। हाँ। कहाँ मिलेगा गोमेद लाल? ये तो पता नहीं, पीछे से सुलेमान की शांत आवाज़ आई, परंतु पारस होटल गोमेद लाल के आदमियों का ही है। देवराज चौहान ने कदम आगे बढ़ाया और चौखट पार करता बाहर निकल गया। तेज धूप की वजह से उसकी आंखें मिचमिचा उठी। रिवॉल्वर हाथों में पकड़ी हुई थी। सड़क के किनारे खड़े वो दोनों व्यक्ति उसे आते देखकर सतर्क हो गए थे। हाथ में रिवॉल्वर देखकर वे समझ गए कि उनकी मौजूदगी का स्पष्ट एहसास देवराज चौहान को हो चुका है। उसी पल वातावरण में फायर की आवाज़ गूंजी। एक अंगारा सा देवराज चौहान के अपनी बाह के पास से सरसरा कर निकलता तो महसूस हुआ। देवराज चौहान फुर्ती से घूमा और एक के बाद एक दो फायर उस तरफ किए जिधर से गोली आई थी, और इसके साथ ही तेजी से भागा और बड़े से पहाड़ी पत्थर की ओट ले ली। हरामी यहीं आ मरा। देवराज चौहान को ठीक पीछे से आवाज़ सुनाई दी। देवराज चौहान ने फुर्ती से पलटना चाहा, लेकिन उसी पल पीठ से रिवॉल्वर की नाल आ सटी। जिस पत्थर की ओट में वो आया था वहां पहले से ही उसका शिकारी छिपा हुआ था। देवराज चौहान के दांत भिज गए। गिरा दे रिवॉल्वर, ढोल बजाऊं क्या? देवराज चौहान ने रिवॉल्वर गिरा दी। घूम जरा, गोली मारने से पहले तेरे दर्शन तो कर लूं कि तू लगता कैसा है। देवराज चौहान घूमा, भिजे होठ, सख्त चेहरा। वो 30 बरस का बदमाश से दिखने वाला व्यक्ति था। गर्दन तक झूलते पसीने से भरे बाल, पसीने से भीगा चेहरा, दाढ़ी के बड़े बाल, मैले हो रहे कपड़े। देवराज चौहान ने उसी पल उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपट्टा मारा। वो फुर्ती से रिवॉल्वर वाला हाथ बचा गया और ठोकर देवराज चौहान को मारी। देवराज चौहान जोरों से लड़खड़ाया और चट्टान से टकरा कर रुका। संभला तो देखा वो उसकी तरफ रिवॉल्वर किए कहर भरी निगाह से उसे देख रहा था। मीरचंद ठीक कहता था कि तू खतरनाक है, बहुत हिम्मत वाला है तू, सामने तनी रिवॉल्वर पर हाथ मारता है। उसने कहने के साथ ही रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। वो गोली चलाने जा रहा था। देवराज चौहान बचने के लिए उसी पल कुछ करने जा रहा था कि ठिठक गया। सामने वाले व्यक्ति की कनपट्टी पर उसके देखते ही देखते सुराख हुआ। उस व्यक्ति की आंखें फैलकर चौड़ी होती चली गई। सुराख से एकाएक खून बहने लगा। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे लटक गया था। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। वो लहराया और छाती के बल देवराज चौहान पर गिरने लगा कि देवराज चौहान एक तरफ हुआ तो वह धप्प की आवाज़ के साथ जमीन पर आ गिरा। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। किसी ने इसे साइलेंसर लगे हथियार से गोली मारी थी। रानों में ऐसा कौन आ गया उसे बचाने? देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूमी, कोई ना दिखा। दूसरे पर वहां से नजर आते सुलेमान के ठिकाने पर उसकी निगाह जा टिकी। एक वही जगह थी जो ज़्यादा दूर नहीं थी और वहां से निशाना लिया जा सकता था, इधर का। तभी देवराज चौहान को वहां की खिड़की से कुछ हिलता दिखा। वो समझ गया कि सुलेमान ने वहां से निशाना लेकर उसे बचाया है। देवराज चौहान ने नीचे पड़ी अपनी रिवॉल्वर उठाई। तभी सामने कुछ दूरी पर एक आदमी दिखा जो कि रिवॉल्वर थामे इधर झांकने की चेष्टा कर रहा था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। फायर का तेज धमाका गूंजा और झांकते चेहरे के चीथड़े चीथड़े हो गए। देवराज चौहान उसी चट्टान के पीठ लगाए खड़ा रहा। आहट लेता रहा, परंतु हर तरफ शांति महसूस हुई। वो जानता था कि ये शांति ज़्यादा देर की नहीं है। उसका निशाना लेने वाले ज़्यादा देर खामोश नहीं बैठेंगे, वो बाहर निकलेंगे। दो खत्म हो चुके थे। सुलेमान की बात सही मानी जाए तो चार अभी और बाकी थे। मीरचंद ने इन आदमियों को यह कहकर भेजा था कि वो खतरनाक है, उसे देखते ही गोली मार दी जाए। जबकि सवाल ये पैदा हो गया था कि मीरचंद को तो उसने कभी देखा नहीं, तो मीरचंद उसे कैसे जानता है? मीरचंद हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़ गया? जगमोहन को क्यों उठा ले गया? दोस्तों ये पन्ना तो पढ़ने में आ नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी ब्लर दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल द कहानी यही रही होगी कि वही मुठभेड़ हुई है और जो वो था अपना कौन, सुलेमान, वो देवराज चौहान की मदद कर रहा है। क्योंकि लास्ट में ये लिखा हुआ है कि देवराज चौहान पलटा है और उसको एक चट्टान पर एक आदमी मरा हुआ मिला जिसकी सिर से खून बह रहा था लगातार। इस तरीके का कुछ हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके सिर में गोली लगी थी। देवराज चौहान की निगाह उसी पल सामने सुलेमान के ठिकाने की तरफ गई। वहाँ कोई न दिखा, परंतु उसी खिड़की पर किसी के छिपे खड़े होने का एहसास हुआ उसे। यकीनन वो सुलेमान ही होगा। बरबस ही देवराज चौहान के कठोर हुए चेहरे पर मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई।
सुलेमान सच में खतरनाक था और अचूक निशानेबाज था। 3 खत्म हो चुके थे। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे वहीं खड़ा रहा। बचे 3। देवराज चौहान वहीं खड़ा रहा। 2 मिनट ही बीते होंगे कि देवराज चौहान के कानों में हल्की सी आवाज़ पड़ी। उसके दांत भिज गए। चट्टान के पीछे से कोई उसकी तरफ सरक कर आ रहा था। इस बात का एहसास होते ही देवराज चौहान ने चट्टान के सामने की तरफ खुले में छलांग लगाई और एक पलटी खाकर नजरें चट्टान की तरफ हुई और एक के बाद एक 2 बार ट्रिगर दबाता चला गया। वो 2 थे जो एक साथ चट्टान के पीछे से निकले थे, परंतु वे कुछ भी न कर सके थे। देवराज चौहान की चलाई एक गोली एक की छाती में लगी और दूसरे की गर्दन में। दूसरे ही पल देवराज चौहान उछलकर खड़ा हो गया। एक बचा था। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान खुले में आ गया। धूप से भिजी आंखें हर तरफ गईं, आगे पीछे इधर उधर फैली चट्टानों की तरफ, परंतु कोई न दिखा। देवराज चौहान उस सड़क पर पैदल ही आगे बढ़ने लगा। रास्ता जैसे तप रहा था। गर्मी से बुरा हाल था। कपड़ों के भीतर जैसे पसीना तैरता महसूस हो रहा था। कई कदम आगे बढ़ाया देवराज चौहान, परंतु ना कोई दिखा और ना ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। देवराज चौहान ठिठका, पलट कर सुलेमान के ठिकाने की तरफ देखा जो कि धूप में तप रहा था। उसके पीछे खुले में सफ़ेद गाड़ियां खड़ी नजर आ रही थीं। सुलेमान कहीं भी नजर न आया। इस वक्त सुलेमान के पास वापस जाना ठीक नहीं था। मीरचंद का कोई भी आदमी नजर रखता हो सकता था। देवराज चौहान नहीं चाहता था कि मीरचंद ये सोचे कि उसका सुलेमान से किसी तरह का वास्ता बन गया है। पलट कर देवराज चौहान आगे चल पड़ा। रिवॉल्वर उसने जेब में डाल ली और सिगरेट सुलगाकर कस लिया। तीखी धूप और गर्मी से बदन जल सा रहा था। सिर पर हाथ लगाने पर ऐसा लगता था जैसे गर्म लोहे पर हाथ रख दिया हो। सुलेमान के ठिकाने से काफ़ी दूर पहुंच गया देवराज चौहान। अब तो वो जगह भी कभी कभार नजर आनी बंद हो जाती थी। कुछ दूरी पर आबादी शुरू होने वाली थी। मीरचंद का अगर कोई आदमी बचा था तो उस पर हमला करने की उसने कोई चेष्टा न की थी। क्या पता छठा हो ही नहीं, 5 ही हूँ। देवराज चौहान ने कस लिया और एकाएक तेजी के साथ दौड़ना आरंभ कर दिया। उस वीराने में उसके कदमों की आवाज़ गूंज उठी। जूतों के नीचे आने वाले छोटे छोटे पत्थर चटक चटक कर इधर उधर छिटक रहे थे। काफ़ी दूर तक वह दौड़ता चला गया। फिर उसी रास्ते के किनारे खड़ी बड़ी सी चट्टान की ओट में जा खड़ा हुआ। कश लेकर सिगरेट दूर फेंक दी और रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। अगर मीरचंद को कोई आदमी बचा हुआ हो और उस पर नज़र रख रहा हो तो वो पीछे अवश्य आएगा। देवराज चौहान चट्टान की ओट में खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। सूर्य की जला देने वाली धूप सीधी उस पर पड़ रही थी। चट्टान भी गर्म थी, परंतु वो खड़ा रहा। 2, 3 और 4 मिनट बीत गए। फिर वो दिखा। 25 साल की उम्र रही होगी उसकी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे हड्डियों के ढांचे पर रबड़ की झिल्ली को खींचकर चढ़ा दिया हो। लंबा नाक, धसे हुए गाल, सूखा शरीर, आधा सिर गंजा था। उसने रिवॉल्वर हाथ में पकड़ रखी थी और सावधानी से इधर उधर देखता आगे बढ़ गया। शायद वो ये समझने की चेष्टा कर रहा था कि देवराज चौहान कहाँ गायब हो गया। वो देवराज चौहान से 8 फीट के फासले पर उस रास्ते से आगे निकला। देवराज चौहान की निगाह उसकी पीठ पर टिक चुकी थी। वो कुछ और आगे गया तो देवराज चौहान ने ऊंची आवाज़ में कहा, हिल्ला मत, गोली मार दूंगा। वो ठिठक गया। रिवॉल्वर दूर फेंक दो। उसने रिवॉल्वर फेंक दी। पलटो। वो पलटा। दोनों की आंखें मिली। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता थी और रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ। मुझे ढूंढ रहे थे, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। उसके चेहरे पर घबराहट आ गई थी। मीरचंद कहाँ मिलेगा? कहाँ होगा इस वक्त? मैं नहीं जानता, वो सूखे स्वर में बोला। देवराज चौहान वहां से हटा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने देवराज चौहान के चेहरे के भाव देखे तो सूखे ओठों पर जीभ फेरी। बोल। उससे 2 कदम की दूरी पर पहुंचकर देवराज चौहान ठिठका। मीरचंद किधर होगा इस वक्त? मैं नहीं जानता। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली और उसे देखते हुए सिगरेट सुलगाई। तो मीरचंद का आदमी है ना? वो चुप रहा। जैसे 5 मरे हैं, देवराज चौहान ने कश लिया। वैसे तू भी मर जाएगा अगर। उसने फुर्ती से जेब में हाथ डाला और पलक झपकते ही चाकू निकाला, फल खोला। अगले ही पल उसकी उंगलियों ने तेजी से हरकत की और चाकू देवराज चौहान की तरफ लपका। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि देवराज चौहान इतने में सिर्फ खुद को नीचे ही झुका सका। चाकू सरसराता हुआ उसके सिर के बालों को हवा देता निकल गया। देवराज चौहान सीधा खड़ा हुआ। चेहरा दरिंदगी से भर गया था। एकाएक वो पलट का हड़बड़ाया सा भाग खड़ा हुआ। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली। घबराहट में वो ठीक से दौड़ भी ना पा रहा था। 2 बार गिरते गिरते बचा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और दांत भींचकर ट्रिगर दबा दिया। फायर का तेज स्वर गूंजा और गोली उसकी गर्दन तोड़ती चली गई। वो उसी पल बेजान सा नीचे गिरकर लुढ़कता चला गया। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली, वहां से पसीना पहुंचा और आगे बढ़ गया। चेहरा धूप और गुस्से से तप रहा था। कमीज के भीतर रखे दोनों ग्रेनेड देवराज चौहान ने निकाले और बिना पिन निकाले एक तरफ उछाल दिए। 45 मिनट पैदल चलने के बाद, राह चलते कई लोगों से पूछने के बाद देवराज चौहान पारस होटल पहुंचा, जो कि काफ़ी खुली जगह में 2 मंजिला बना हुआ था। पारस होटल के 2 तरफ खाई थी।
सामने की तरफ सड़क और बाईं तरफ पार्किंग के लिए जगह। वहाँ पर ज़्यादातर काम लकड़ी का ही हुआ पड़ा था। भीतर सीढ़ियाँ और छतें तक भी लकड़ी की थी। देवराज चौहान पसीने से भीगा भीतर प्रवेश कर गया। छोटा सा रिसेप्शन दिखा और उसके साथ ही भीतर रास्ता जाता दिखा, जिस पर मोटे मोटे शब्दों में लिखा था, खाने का प्रबंध इधर है। देवराज चौहान उधर ही बढ़ गया। उसकी नज़रें होटल के भीतरी माहौल का जायज़ा ले रही थीं। होटल ज़्यादा बढ़िया नहीं तो घटिया भी नहीं था। देवराज चौहान होटल के डाइनिंग हॉल में पहुंचा। साधारण सा डाइनिंग हॉल था। लकड़ियों की टेबल कुर्सियां यूं ही बनाकर रखी हुई थीं। 15-20 लोग वहां मौजूद थे। देवराज एक तरफ बने बाथरूम में पहुंचा। एक आदमी वहां बैठा था। क्या चाहिए? वह देवराज चौहान से बोला। हाथ मुंह धोने के लिए पानी। 100 रुपये का एक मग, वो बोला। देवराज चौहान ने उसे 100 का नोट दिया। नोट जेब में डालते हुए उसने पास ही मौजूद बाल्टी से एक मग पानी भरकर देवराज चौहान को थमा दिया। देवराज चौहान हाथ मुंह धोकर वहां से बाहर निकला और पंखे के नीचे की टेबल पर आ बैठा। सामने ही खुला किचन नज़र आ रहा था। 4 आदमी वहां काम कर रहे थे। 4-5 लोग वहां सर्व करने वाले घूम रहे थे। एक आया और देवराज चौहान से ऑर्डर ले गया। सुलेमान ने बताया था कि पारस होटल गुमेत लाल के आदमियों का ही है और देवराज चौहान को गुमेत लाल से मिलना ज़रूरी लग रहा था, तभी वो यहाँ आया था। 10 मिनट में उसे खाना सर्व कर दिया गया। देवराज चौहान ने लंच किया। आधे घंटे में बिल देकर फारिग हो गया। उसके बाद देवराज चौहान ने होटल के भीतर ही टहलना शुरू कर दिया। उसे किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो उसे गुमेत लाल तक पहुँचा सके। तेरे को पहले इधर नहीं देखा? आवाज़ सुनकर देवराज चौहान फ़ौरन पलटा। 40 बरस का सेहतमंद बदमाश जैसा व्यक्ति 4 कदमों के फासले पर खड़ा उसे देख रहा था। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। मुंह में जाने क्या डाल रखा था जिसे चबाया जा रहा था। यहाँ पहली बार आया हूँ, देवराज चौहान बोला। इधर होटल में या रानों में? दोनों ही जगह, देवराज चौहान ने कहकर सिगरेट सुलगाई। इधर उधर क्या दाग जाग कर रहा है? इस होटल का मैनेजर किधर होगा? क्यों? उसकी आंखें सिकुड़ी। उससे बात करनी है, गुमेत लाल से मिलना है। सुना है ये होटल गुमेत लाल का है। क्या काम है तेरे को गुमेत से? तेरे को नहीं बताया जा सकता, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उसने हाथ हिलाकर कहा और एक तरफ बढ़ा। किधर? मैनेजर के पास। तेरे को मैनेजर से नहीं मिलना क्या? देवराज चौहान ने होंठ सिकुड़कर उसे देखा और फिर उसके साथ चल पड़ा। मुझे लगता है तू झगड़ा करेगा, वो व्यक्ति बोला। गुस्से में लगता है तू, लेकिन गुमेत लाल की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पता चलते ही गुमेत लाल उसे ख़त्म कर देता है। मीरचंद को तो नहीं ख़त्म कर सका। वो ठिठका और कठोर नज़रों से देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान भी रुक गया। मेरी बात मान, तो होटल से निकल जा। क्यों? देवराज चौहान मुस्कुराया। मुझे तेरे से मिलकर कुछ ठीक नहीं लग रहा। गोमेज से मिलना कोई पसंद नहीं करता और तू मिलना चाहता है। काम है, रुक क्यों गया? मीरचंद को कब से जानता है? उसने पूछा। कल से, और कल ही रानो पहुँचा हूँ। पागल लगता है तू। कल आया और मीरचंद से मिल लिया, अब गोमेज से मिलना चाहता है। चक्कर क्या है? रानो में नई पार्टी खड़ी करना चाहता है तो तेरी दाल नहीं गलेगी। कोई तेरे को जमने नहीं देगा। देवराज चौहान ने कश लिया। दोनों पुनः आगे बढ़ने लगे। कुछ आगे एक दरवाज़ा आया तो वो दरवाज़ा ढकेल कर भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान उसके पीछे था। भीतर कमरे में कुर्सियों पर 3 लोग बैठे हुए थे। टेबल पर 6-7 बियर की बोतलें खाली पड़ी हुई थीं। गिलासों में अभी भी बियर मौजूद थी। क्या है? काली कमीज़ वाले ने दोनों पर निगाह मारी। इधर क्यों आया? ये मैनेजर से मिलना चाहता है। उसने देवराज चौहान की तरफ इशारा किया। किससे? वो अजीब से स्वर में क्या उठा। होटल के मैनेजर से। कल ही रानों में आया है, मीरचंद को जानता है और अब गोमेज से मिलना चाहता है। काली कमीज़ वाला देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखने लगा। देवराज चौहान ने उसे देखा। वो दादा सा दिखने वाला 50 बरस की उम्र का था। कमीज़ के बटन खुले हुए थे। बियर के मीठे नशे में उसकी आंखें भारी सी हो रही थीं। मैं हूँ मैनेजर, वो मुस्कुराया। गोमेद कहाँ है? देवराज चौहान बोला। क्यों मिलना है गोमेद से? काम है, तेरे को नहीं बताया जा सकता। पहले कभी मिला है गोमेद से? उसने पूछा। नहीं। तभी तो पहचान नहीं पा रहा। उसने कुर्सी पर बैठे दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया। तेरे सामने तो बैठा है गोमेद। देवराज चौहान ने उस व्यक्ति को देखा। वो सकपका सा उठा। देवराज चौहान समझ गया कि यह आदमी गोमेद लाल नहीं है। तू मीरचंद होगा। क्या? ये गोमेद है तो तू मीरचंद होगा? वो आंखें सिकुड़कर देवराज चौहान को देखने लगा। मेरे सामने दादागिरी दिखाता है? एकाएक वो दांत भींच कर क्या उठा। नया आया है, पास बैठा व्यक्ति हंसा। देवराज चौहान का हाथ चला और कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के गाल पर जा पड़ा। हंसना छोड़कर वो कुर्सी से नीचे जा लुढ़का। ये देखते ही काली कमीज़ वाला देवराज चौहान पर झपट पड़ा।
देवराज चौहान ने उसे दोनों हाथों से रोका और जूते की ठोकर उसके पेट पर मारी। वो जोरों से लड़खड़ाया और टेबल से टकराकर गिरते गिरते बचा, संभला। नजरें देवराज चौहान पर टिकी, भिचे होंठ, चेहरे पर गुस्सा, जैसे देवराज चौहान को निगाहों से ही खत्म कर देना चाहता हो। गोमेद लाल कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। तू कौन है? देवराज चौहान। अगले ही पल काली कमीज वाला चिहुक उठा। देवराज चौहान? देवराज चौहान उसे देखता रहा। तुम वही तो नहीं जो मीरचंद को तलाश कर रहे हो? उसके होंठों से निकला। और मीरचंद मुझे तलाश कर रहा है, देवराज चौहान बोला। अभी तुम सलेमान की तरफ से आ रहे हो। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुमने मीरचंद के 6 आदमियों को मार दिया है। बहुत जल्दी खबर यहाँ तक पहुँच गई थी। वो मुझे ख़त्म करने जा रहे थे। खूब। एकाएक वो मुस्कुरा पड़ा। मैं पहले ही समझ गया था कि मुझ पर हाथ उठाने वाला मामूली व्यक्ति नहीं हो सकता। देवराज चौहान मुस्कुराया, कहा कुछ नहीं। रानों में गोमेद के अलावा किसी की हिम्मत नहीं जो मीरचंद के आदमियों का मुकाबला कर सके। ऐसा पहली बार हुआ है कि गोमेद के अलावा किसी दूसरे ने मीरचंद के आदमियों को मारा। आओ मेरे साथ। मैं गोमेद से उसके पास ही ले चल रहा हूँ। गोमेद तुम जैसे जाबाज से मिलकर खुश होगा। उसका नाम हीराचंद था। वो पुरानी सी जीप पर देवराज चौहान को साथ लेकर पारस होटल से चला और 20 मिनट बाद उसने खुली गली जैसी जगह पर जीप को रोका, जहाँ काफ़ी बड़ा मकान बना हुआ था, जिसके लकड़ी के गेट के बाहर 2 व्यक्ति बेंच पर बैठे ताश खेल रहे थे। उन्हें आया देखकर ताश खेलना छोड़ दिया गया था। हीराचंद देवराज चौहान को साथ लेकर गेट की तरफ बढ़ा। ये कौन है? वहाँ बैठे 2 में से एक ने पूछा हीराचंद से। अपना ही है। पहले नहीं देखा? कल ही आया रानों में, कहकर वो देवराज चौहान को साथ लेकर भीतर प्रवेश कर गया। भीतर काफ़ी खुला अहाता था। 3-4 आदमी अपने अपने कामों में वहाँ व्यस्त थे। अहाते की समाप्ति पर 3-4 दरवाजे बने हुए थे। वे दोनों एक दरवाजे में प्रवेश कर गए। भीतर 2-3 लोग मिले। हीराचंद ने ठिठक कर उनका हाल पूछा, फिर आगे बढ़ गया। देवराज चौहान उसके साथ चलता रहा। आगे लकड़ी की बनी सीढ़ियाँ थीं। हीराचंद उन सीढ़ियों से देवराज चौहान को लेकर ऊपर आया। एक कमरे में पहुंचा। वहाँ 40 बरस का गोमेद लाल मौजूद था। सिर के छोटे छोटे बाल, कानों में सोने की बाली, 5 फीट का कद होगा, परंतु जिस्म गठा हुआ, चेहरा जैसे धूप में तपकर गहरा सांवला हो गया था। किसे ले आया? गोमेद लाल की उलझन भरी नज़रें देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान को। हीराचंद मुस्कुराया, जिसके पीछे मीरचंद पड़ा हुआ है। गोमेद लाल देवराज चौहान को देखता रहा। इसने मीरचंद के 6 आदमियों को मारा है अभी। हिम्मत वाला है। गोमेद लाल मुस्कुरा पड़ा। हीराचंद देवराज चौहान से बोला, ये गोमेद ही है, लेकिन इसे तू यहाँ लाया क्यों? गोमेद लाल ने पूछा। बात कर लो, ये तुमसे मिलना चाहता था। मैं जाऊँ? जवाब में गोमेद लाल ने सिर हिला दिया। हीराचंद चला गया। कैसे मारा मीरचंद के 6 आदमियों को? गोमेद लाल ने पूछा। रिवॉल्वर से। देवराज चौहान आंखों ही आंखों में गोमेद लाल को टटोल रहा था। देखा रिवॉल्वर? देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर उसे दी तो उसने रिवॉल्वर अपने पास ही रख ली। तू कल आया रानों में? हाँ। आते ही मीरचंद को क्यों तलाश करने लगा? गोमेद लाल की नज़रें उस पर थीं। उसने रास्ते में मेरे साथी को हथियार के दम पर उठा लिया, देवराज चौहान बोला। कब? कल ही। क्यों? मैं नहीं जानता। बिना मतलब के तो उसने ऐसा किया नहीं होगा। गोमेद लाल ने सिर हिलाया। उसका मतलब मैं नहीं जानता। तो तू अपने साथी को वापस पाने के लिए मीरचंद को तलाश कर रहा है? हाँ। तो मीरचंद तेरे को क्यों मारने लगा? खामा तो तेरी जान लेगा नहीं। मैं नहीं जानता। रात तू सुरजीत क्या रुका था और मीरचंद तेरी तलाश में वहाँ पहुँचा, फिर क्या हुआ? मैं वहाँ नहीं था। उसके आने से पहले ही वहाँ से चला गया था। गोमेद लाल कुछ चुप हुआ। देवराज चौहान उसे देखता रहा। मीरचंद तेरे को छोड़ेगा नहीं। तूने उसके आदमी को मारा है। रानों में आकर तूने उसकी किरकिरी कर दी। गोमेद लाल पास ही रखी देवराज चौहान के रिवॉल्वर पर हाथ फेरता क्या उठा। मेरे से क्यों मिलना चाहता था? कोई मेरे को मीरचंद का ठिकाना नहीं बता रहा, देवराज चौहान ने कहा। डरते हैं सब। क्या करेगा मीरचंद का ठिकाना जानकर? मारेगा उसे? गोमेद लाल मुस्कुराया। अपने साथी जगमोहन को वापस लेना है। समझा? तू मेरे से मीरचंद का ठिकाना जानना चाहता है। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। पूरी। गोमेद लाल ने ऊंचे स्वर में पुकारा। बाहर खड़ा एक व्यक्ति फौरन भीतर आया। इसे मीरचंद का ठिकाना बता दे। आओ, पुरी ने देवराज चौहान से कहा। रिवॉल्वर? देवराज चौहान ने गोमेद लाल से कहा। गोमेद लाल ने मुस्कुराकर रिवॉल्वर उसकी तरफ उछाल दी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर लपकी और जेब में रख ली। 2-4 आदमी चाहिए तो मेरे आदमी ले जा। गोमेद लाल मुस्कुरा रहा था। ज़रूरत नहीं। गोमेद लाल हौले से हंसकर रह गया। तभी कमरे का एक तरफ का दरवाज़ा खोलकर सफ़ेद जूते पहने ज़मीर सिंह ने भीतर प्रवेश किया। इसे ख़त्म क्यों नहीं किया? जमीर सिंह गुस्से से गोमेद लाल से कह उठा। मरने ही जा रहा है देवराज चौहान। मीरचंद को मारने जाएगा और खुद मर जाएगा। मरे हुए को क्या मारना?
गोमेद लाल ने व्यंग भरे स्वर में कहकर जमीर सिंह को देखा। तू चिंता मत किया कर। जमीर सिंह के चेहरे पर नाराजगी उभरी रही। पुरी देवराज चौहान को लेकर 15 मिनट पैदल चला और कच्चे रास्ते के मोड़ पर खड़ा होकर नीचे झांकते हुए हाथ से इशारा करते हुए कह उठा, वो सफ़ेद छत देख रहे हो? देवराज चौहान ने वहाँ से 3 फीट नीचे काफ़ी बड़ी एक छत को देखा। वो करीब 500 गज के घेरे में थी, लकड़ी की थी और उस पर सफ़ेद पेंट किया हुआ था। एक तरफ खुले में 8-10 घोड़े बंधे नजर आ रहे थे। 2-4 लोग भी कामों में व्यस्त दिखे। हाँ, क्या है वहाँ? वो है मीरचंद का ठिकाना, पुरी ने बताया। वहीं होगा मीरचंद? ये तो पता नहीं, लेकिन होता वहीं है। कहीं गया हो तो जुदा बात है, पुरी ने कहा। देवराज चौहान कुछ पलों तक उधर ही देखता रहा, फिर पीछे हटा। पुरी की निगाह देवराज चौहान पर ही थी। पसीने से दोनों के चेहरे भीगे नजर आ रहे थे। वहाँ पर मीरचंद के कितने आदमी होंगे? देवराज चौहान ने पूछा। मुझे क्या पता, 10-15 तो हर वक्त मौजूद रहते ही होंगे, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी, पुरी बोला। देवराज चौहान ने कश लिया, नज़रें नीचे दिखाई दे रही सफ़ेद छत पर थी। तुम क्या सोच रहे हो? देवराज चौहान ने उसे देखा, कहा कुछ नहीं। वहाँ जाओगे? हाँ। क्यों? मीरचंद ने मेरे साथी जगमोहन को पकड़ रखा है, उसे वहाँ से निकालना है। क्यों अपनी जान खतरे में डालते हो? साथी और मिल जाएंगे, पुरी मुस्कुराया। देवराज चौहान भी मुस्कुराया और कह उठा, साथी तो और मिल जाएंगे, लेकिन जगमोहन नहीं मिलेगा। पुरी उसे देखता रहा। वहाँ जाने का रास्ता किधर से है? उधर से। पुरी ने आगे जाते रास्ते की तरफ इशारा किया। थोड़ा सा आगे जाओगे तो नीचे जाता कच्चा रास्ता मिलेगा, वहाँ से नीचे उतर जाना। आगे रास्ता तंग है, लेकिन वहाँ जा सकते हो। वहाँ तक जाने का सीधा रास्ता चाहिए तो लंबा रास्ता तय करके जाना होगा, 1 घंटा लग जाएगा। देवराज चौहान ने कश लिया और सिगरेट एक तरफ उछाल दी। जाओगे वहाँ? हाँ। अभी? देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। मैं भी तुम्हें देखूंगा। मेरे ख्याल में तुम मीरचंद के ठिकाने के भीतर नहीं जा पाओगे, पहले ही तुम्हें गोली लग जाएगी। देवराज चौहान रास्ते पर आगे बढ़ गया। मीरचंद बहुत खतरनाक है, उसके ठिकाने पर पहुंचकर तुम उससे जीत नहीं सकते, पुरी ने पीछे से कहा। देवराज चौहान आगे बढ़ता गया। पूरी धूप में वहीं टिक गया। वो देख लेना चाहता था कि मीरचंद के ठिकाने पर क्या होता है। यहाँ से ज़्यादा स्पष्ट नज़र नहीं आ सकेगा, फिर भी जितना देख पाया बहुत होगा। देवराज चौहान पहाड़ से नीचे जाते छोटे रास्ते से 15 मिनट में वहाँ जा पहुँचा और एक तपती चट्टान की ओट में जा खड़ा हुआ। सिर से पांव तक वो पसीने से भीगा हुआ था। चट्टान की ओर से उसने मीरचंद के ठिकाने की तरफ देखा, जो कि सामने ही था। लकड़ी का फाटक छोटा सा लगा रखा था। 4 दीवारी के रूप में कहीं बल्लियाँ लगी थीं तो कहीं तारें। उस फाटक से 300 गज भीतर ठिकाने का मुख्य दरवाज़ा नज़र आ रहा था। ठिकाने के हर तरफ खुली समतल जगह थी और एक तरफ घोड़े बंधे हुए थे। फाटक के भीतर 20 कदम बाईं तरफ 3 आदमी लकड़ी काटने छाटने में व्यस्त नजर आ रहे थे। शायद वे खाली वक्त में लकड़ी का कुछ बना रहे थे। धूप और गर्मी की उन्हें परवाह नहीं लग रही थी। एक आदमी देवराज चौहान को घोड़ों के पास नजर आया। खास चहल पहल नहीं दिखी देवराज चौहान को। गर्मी की वजह से बाकी के लोग भीतर होंगे। मीरचंद भी भीतर हो सकता है। देवराज चौहान धूप की वजह से आंखें सिकोड़े कुछ मिनट उधर ही देखता रहा, परंतु जो दिखा उसे उसके बाद कुछ नया ना दिखा। देवराज चौहान ने सिर उठाकर ऊपर देखा, जिधर पुरी हो सकता था, परंतु उसे वहाँ पुरी न दिखा। आंखों की राह में पहाड़ से उभरी चट्टानें आ गई थीं। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली। ये सुलेमान की दी रिवॉल्वर थी, जिसमें 8 गोलियां बाकी पड़ी थीं। उसकी अपनी रिवॉल्वर जो कि जेब में थी, उसकी मैगजीन में गोलियां फुल थीं। देवराज चौहान ने एक बार फिर मीरचंद के ठिकाने पर नज़र मारी। 3 आदमी लकड़ियाँ काटने छाटने में लगे थे। एक घोड़े की तरफ था। अभी तक उनके अलावा और कोई न दिखा था। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान वहाँ से निकला और तेज़ी से लकड़ी के फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। फाटक थोड़ा सा खुला ही हुआ था। उसने ठोकर से पूरा खोला और भीतर प्रवेश करके रिवॉल्वर उन तीनों की तरफ की, तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। तब तक उन लोगों की निगाह उस पर पड़ गई थी। वे चौंके। उनके हाथ जेबों की तरफ फुर्ती से बढ़े। हिलो मत, देवराज चौहान गुर्राया, वरना गोली मार दूंगा। वे ठिठक गए, परंतु तीनों के चेहरे ही कठोर हो गए थे। वे मीरचंद की सेना के सिपाही जैसे ही थे, बदमाश और दादे लग रहे थे। फिर उन तीनों की नज़रें आपस में मिली। मीरचंद कहाँ है? देवराज चौहान ने उसी स्वर में पूछा। तुम कौन हो? मीरचंद के बारे में बताओ। देवराज चौहान का सर दरिंदगी भरा ही रहा। इसे रानों में पहली बार देख रहा हूँ, दूसरा बोला। नया आया इधर, तभी तो बेवकूफ़ों की तरह रिवॉल्वर पकड़े इधर आ गया, तीसरे ने तीखे स्वर में कहा। नज़रें उनकी देवराज चौहान पर ही थी। कौन है तू? पहले वाला दांत भींचे क्या उठा। मीरचंद के बारे में तुमने अब ना बताया तो अब मैं गोली चला दूंगा, देवराज चौहान उसी लहजे में क्या उठा। पागल लगता है, दूसरा बोला। भीतर है, पहले वाले ने खतरनाक स्वर में कहा। भीतर चलेगा या मीरचंद को बाहर बुला लूँ? तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहते हुए रिवॉल्वर सीधी की। भीतर जाकर मैं खुद ही मीरचंद को तलाश कर लूँगा, तब
तुम्हें मैं मारने जा रहे हो? तीसरा बोला। हाँ, भीतर 40 आदमी हैं। गोली की आवाज़ सुनी नहीं कि तुम्हें भून देंगे। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। भीतर 40 आदमियों के होने की उम्मीद उसने नहीं की थी। हालात खतरनाक थे। अगर गोली चलाता है तो मरेगा, नहीं चलाता तो मौका पाकर ये लोग उसे शूट कर देंगे। चंद पल यूं ही खड़े बीत गए। आखिरकार देवराज चौहान ने शूट करने का फैसला ले लिया, परंतु गोली न चला पाया। उसी क्षण उसकी कमर से रिवॉल्वर की नाल आ लगी। देवराज चौहान चौंका। हिलना मत। पीछे से घुर्राहट कानों में पड़ी और रिवॉल्वर का दबाव भी बढ़ा। ठिठका रह गया देवराज चौहान। पीछे से हाथ आया और देवराज चौहान के हाथ से रिवॉल्वर छीन ली गई। देवराज चौहान संभला भी नहीं था कि उसी पल पीछे खड़े व्यक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखकर जोरों का धक्का दिया। देवराज चौहान लड़खड़ाकर 3-4 कदम आगे हो गया। सामने खड़े 3 बदमाशों के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान नाच उठी। साला, एक गुर्राकर बोला। रिवॉल्वर लेके आया और बोलता है मीरचंद किधर है? बाकी दोनों हौले से हंसे। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर पीछे घूरा। वहाँ वही व्यक्ति खड़ा था जिसे उसने घोड़े की तरफ देखा था। उधर से वो कब यहाँ दबे पाँव आ गया था, इसका एहसास देवराज चौहान को नहीं हो सका था। उसके हाथ में 2 रिवॉल्वरें दबी थी, एक उसकी और दूसरी उसकी अपनी। वो भी चेहरे से खतरनाक लग रहा था। कौन है तू? सामने खड़े तीनों में से एक ने शब्दों को चबाते हुए पूछा। देवराज चौहान ने भिजे दांतों से उसे देखा। घूरता है? कहते हुए उसने रिवॉल्वर निकाली, आगे बढ़ा और देवराज चौहान के पेट से लगा दी। मारूं गोली? देवराज चौहान उसी अंदाज में खड़ा रहा। वो जानता था कि बाजी पलट चुकी है। ये लोग उसे किसी भी पल शूट कर सकते थे। वो जिंदा रहे या मरे ने कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। अपने बारे में बताएगा या गोली मारूं? वो इस बार दरिंदगी से गुर्रा उठा। देवराज चौहान ने कहा। क्या? वो चौंका। देवराज चौहान नाम है मेरा। देवराज चौहान नाम है मेरा। पल भर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। अन्य दोनों ने भी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। देवराज चौहान? पेट पर रिवॉल्वर की नाल रखने वाला सावधानी से 3 कदम पीछे हटा। सुलेमान के ठिकाने के बाहर तूने ही हमारे 6 आदमी मारे? हाँ। कल से तू ही मीरचंद को ढूंढ रहा है? दूसरे ने पूछा। हाँ। उन्होंने एक दूसरे को देखा। मुर्गा खुद ही गर्दन कटवाने आ गया यहाँ? तीसरा हंस पड़ा। क्यों आया तू इधर? मीरचंद से मिलना है। क्यों? उसने मेरे दोस्त को उठा लिया है। मेरी मीरचंद से कोई दुश्मनी नहीं, अपने दोस्त को वापस ले जाना है। कब उठाया? परसों। तभी पहला वाला अपने साथियों से क्या उठा? सुना तो था कि मीरचंद ने परसों किसी को पकड़ा है। मैंने नहीं सुना। मैं मीरचंद से बात करना चाहता हूँ, देवराज चौहान बोला। सच बात तो यह है कि मीरचंद इधर नहीं है, वो गया है कहीं और। तू अब मरेगा, कहकर उसने रिवॉल्वर सीधी की। इसे मारेंगे तो इनाम देगा मीरचंद, वो खुश होगा। मार साले को। एकाएक देवराज चौहान सांड की तरह दौड़ा और सामने खड़े उस बदमाश से जा टकराया जो उस पर फायर करने जा रहा था। टक्कर लगते ही वो गिरा। देवराज चौहान पास खड़े बदमाश पर झपटा और उसने रिवॉल्वर छीनते उसकी कनपट्टी पर लगा दी। इसके साथ ही उस व्यक्ति की ओट में हो गया कि कोई गोली चलाए तो उस व्यक्ति को ही लगे। खुद को पकड़ में आया पाकर वो व्यक्ति उसकी पकड़ से निकलने के लिए तड़पा। चुपचाप खड़ा रहे। देवराज चौहान ने उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखी। वो खामोश खड़ा हो गया। नीचे गिरने वाला खड़ा हो चुका था। देवराज चौहान ने जो किया था उसकी आशा उनमें से किसी को नहीं थी। साले मरेगा तू। नीचे गिरने वाला गुर्रा उठा। वैसे भी तुम लोग मुझे कहाँ जिंदा छोड़ रहे थे? सामने खड़े तीनों की रिवॉल्वर देवराज चौहान की तरफ उठ गई। नहीं, वो दहशत से चीखा, जिसे देवराज चौहान ने अपने आगे कर रखा था। ये क्या कर रहे हो? गोली चलेगी तो सबसे पहले मैं मरूंगा। रिवॉल्वर नीचे करो। तू जिंदा रहा तो हम मरेंगे, नहीं तुम। अगले पल जैसे मौत से भरे थे। देवराज चौहान एक के बाद एक ट्रिगर दबाता चला गया। 3 गोलियां चलीं और तीनों खत्म। तीनों के शरीर शांत इधर उधर बिखरे पड़े धूप में तप रहे थे। गोलियों की आवाज़ों से वो शांत वातावरण गूंज उठा था। देवराज चौहान ने भी मीरचंद के ठिकाने की तरफ देखा। वो जानता था कि गोलियों की आवाज़ें सुनकर भीतर वाले किसी भी पल बाहर आ सकते हैं। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी, जिसे देवराज चौहान ने अपने सामने कर रखा था। तुम बच गए, देवराज चौहान इधर उधर नजरें दौड़ाता बोला। जवाब में उसके मुंह से बोल ना फूटा। लेकिन अब नहीं बचेगा। क्यों? उसके होंठों से कांपता सर निकला। अभी भीतर वाले बाहर निकलेंगे और गोलियां चला देंगे। मेरा तो पता नहीं, तुम बच नहीं सकोगे। देवराज चौहान बेहद शांत स्वर में कह रहा था। तुम्हारे साथी तुम्हें मार देना चाहते थे। उसने गहरी सांस ली। शायद जवाब में वो कुछ नहीं कहना चाहता था। ऐसी क्या दुश्मनी निकालना कि दुश्मन के साथ अपने आदमियों को भी मार दिया जाए? देवराज चौहान बोला। मुझे छोड़ दो। मीरचंद भीतर है? नहीं, वो अपने आदमियों को लेकर किसी मामले को निपटाने रानों से बाहर गया है, शाम तक लौटेगा। तभी एक आदमी ठिकाने से बाहर निकला और धूप में खड़ा होकर इधर ही देखने लगा। ये खाली हाथ है, देवराज चौहान बोला। खाना बनाता ही हम सबका। रिवॉल्वर नहीं चलाता? देवराज चौहान ने पूछा। निशानेबाज है, लेकिन अब इसे रिवॉल्वर चलाने से नफरत है।
कभी इसने नशे में अपने परिवार के लोगों को गोलियों से भून दिया था। उसके बाद इसने एक आध बारी मजबूरी में रिवॉल्वर चलाई। पसंद नहीं ऐसे गोली चलाना। उसने सूखे ओटो पर जीप फेरते हुए कहा, अब तो मुझे छोड़ दो। तभी भीतर से 2 आदमी और निकले। एक ने रिवॉल्वर पकड़ रखी थी। देवराज चौहान उन्हें ही देख रहा था। ये दोनों भी खाना बनाने और सफाई करने वाले हैं। वो बदमाश जल्दी से क्या उठा, मेरा साथी जगमोहन कहाँ है? मीरचंद ने उसे 2 दिन पहले उठा लिया था। मैं नहीं जानता। झूठ मत बोल वरना। सच में मैं नहीं जानता। इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। मीरचंद अपने आदमियों को कम ही बताता है कि उसने क्या किया है। कई बार पता नहीं चलता कि मीरचंद ने क्या किया है। अयूब खान को जानता है? देवराज चौहान उन लोगों पर नजरें टिकाए बोला। कौन अयूब खान? 8-9 दिन पहले मुंबई से रानों में आया है। नहीं जानता। ऐसे किसी का पता हो जो 8-9 दिन पहले रानों में आया हो? मुझे कुछ नहीं पता। तभी मुख्य दरवाजे के बाहर खड़े तीनों में से एक बोला, कौन हो तुम? कितने आदमी हैं भीतर? देवराज चौहान ने पकड़ रख के आदमी से पूछा। यही 3 हैं, 4 हम थे जो यहाँ की रखवाली कर रहे थे। बाकी सबको मीरचंद साथ ले गया है। अगर तेरी बात सच नहीं हुई तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। कौन हो तुम? दूर खड़े उस व्यक्ति ने ऊंची आवाज़ में पूछा। तुमने गोलियाँ क्यों चलाई? देवराज चौहान न मेरा नाम। देवराज चौहान क्या उठा? ये मुझे मारने जा रहे थे, मैंने इन्हें मार दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? मीरचंद ने मेरे दोस्त को पकड़ रखा है। मेरा दोस्त मुझे वापस चाहिए। तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? जगमोहन। यहाँ इस नाम का कोई कैदी नहीं है। मीरचंद ने मेरे दोस्त को कहीं और रखा होगा। मुझे जगमोहन वापस चाहिए। ये बात मीरचंद से ही करना, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। मैं मीरचंद से ही बात करना चाहता था, लेकिन यहाँ मुझे मारने की तैयारी होने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मीरचंद से बात करने के लिए आना पड़ा। वो कब तक आएगा? शाम को। तुम चाहो तो भीतर बैठकर उसकी वापसी का इंतज़ार कर सकते हो। नहीं, मैं फिर आऊँगा। देवराज चौहान बोला। मुझे मीरचंद की शराब की 10 बोतलें चाहिए। क्या? तुमने सुना नहीं? मीरचंद को कभी भी पसंद नहीं आता कि कोई इसकी शराब की बोतलों पर हाथ मारे। जो कहा है वो करो। देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला, वरना मैं इसे और तुम्हें गोली मार दूंगा। वो व्यक्ति वहीं खड़ा इधर देखता रहा, फिर बोला, किस्मत वाले हो कि आज यहाँ मीरचंद के आदमी नहीं है। मैं नहीं जानता कि मैं किस्मत वाला रहा या फिर वो किस्मत वाले रहे कि उन्हें कहीं जाना पड़ा। 10 बोतलें लाओ। दो भीतर चले गए। जिसके हाथ में रिवॉल्वर थी वो वहीं खड़ा रहा। सच में भीतर कोई नहीं है? देवराज चौहान ने पकड़ रख के आदमी से पूछा। होता तो अब तक जाने क्या हो गया होता, वो रूखे स्वर में बोला। अब तो मुझे छोड़ दो। चुपचाप खड़े रहो। देवराज चौहान गुर्रा उठा। 2 मिनट में ही वो दोनों 10 बोतलें लिए बाहर आ गए। इन्हें ज़मीन पर कतार बनाकर रख दो। उन्होंने ज़मीन पर कतार के रूप में 10 बोतलें रख दी। अगले ही पल वातावरण गोलियों की आवाज़ों से गूंज उठा। देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर से गोलियां निकलती चली गईं। वो 10 की 10 बोतलें निशाना बन गई। पास खड़े तीनों व्यक्ति उछलकर पीछे भागे। ये तुमने क्या किया? उन तीनों में से एक बोला। मीरचंद मेरी तलाश में सुरजीत के यहाँ गया था और वापसी पर 10 बोतलें वहाँ से ले आया था, जिनकी कीमत मैंने सुरजीत को दी। अब मैंने अपनी दी कीमत वसूल ली। जवाब में वो कोई कुछ ना बोला। देवराज चौहान ने पकड़ रखे आदमी को आज़ाद किया और बोला, भाग जा। पीछे से गोली मत चलाना, उसने रूखे स्वर में कहा और तीनों साथियों की तरफ दौड़ पड़ा। देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर फेंकी। यहाँ से गया आदमी अपने साथियों के पास पहुँच चुका था। देवराज चौहान कुछ पलों तक उसे देखता रहा, फिर क्या उठा। मीरचंद से कहना जगमोहन को छोड़ दे, मेरी उसकी कोई दुश्मनी नहीं। कहने के साथ ही देवराज चौहान लकड़ी के फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। इस बात के प्रति सावधान था कि पीछे से वो उसका निशाना ना ले लें, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो बाहर निकल गया। पुरी वापस गोमेद लाल के पास पहुंचा। देर लगा दी आने में? गोमेद लाल ने उसे सिर से पांव तक पसीने में भीगे देखा। गुरु आदमी है देवराज चौहान, उसके होंठों से निकला। क्या? गोमेद लाल की आंखें सिकुड़ी। हुआ क्या? मैंने उसे मीरचंद का ठिकाना बताया तो वो वहाँ पहुँचा। मीरचंद के आदमियों से भिड़ गया। हालांकि वहाँ ज़्यादा आदमी नहीं थे। मेरे देखते ही देखते उसे 3 को मार दिया। तू कहाँ था? गोमेद लाल ने होठ से कोड़कर पूछा। दूर से देख रहा था। फिर? उनमें क्या बातें हुई? पता नहीं, लेकिन देवराज चौहान ने शराब की 10 बोतलें मंगाई और गोलियों से उनका निशाना लेकर चलता बना। मीरचंद के ठिकाने से वो सलामत वापस आ गया। मैं तो समझता था कि वो वहाँ मारा जाएगा। वो तो 3 को मार गया। मीरचंद नहीं था वहाँ। होता तो पंगा बढ़ जाना था। पूरी गर्दन तेजी से हिलाकर कह उठा। गोमेद लाल मुस्कुरा पड़ा। इस बार किस्मत वाला निकला देवराज चौहान। वहाँ मीरचंद या उसके आदमी होते तो बचकर ना आता। पुरी ने सिर हिलाया। मीरचंद अब देवराज चौहान को किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। गोमेद लाल कह उठा। जा तू। पुरी बाहर निकल गया। गोमेद लाल उठा और पीठ पर हाथ बांधे टहलने लगा। तभी ठिठका। बगल वाले दरवाजे पर जमीर सिंह खड़ा था। मैंने तेरे को कहा था कि देवराज चौहान को ख़त्म कर देना।
उसे तो मीरचंद ने ख़त्म कर देना था। गोविंदलाल सिर झटक कर बोला। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मीरचंद अब उसे जल्दी ख़त्म करेगा। तू क्यों फिक्र करता है? तू जानता नहीं है ठीक से देवराज चौहान को? ज़मीर सिंह ने पूछा। नहीं, मैं जानता हूँ उसे, इसलिए फ़िक्र करता हूँ। तू जानता होता तो तू भी फिक्र करता। गोविंदलाल ने कुछ नहीं कहा, उसे देखता रह गया। जमीर सिंह वहीं से पलटा और वापस चल पड़ा। ये तंग रास्ता था, सिर्फ एक आदमी आराम से चल सकता था। 20-25 कदमों के बाद रास्ता मुड़ा तो आगे कोठरी जैसे कमरे दिखे, जिन पर लोहे की सलाखों के दरवाजे लगे हुए थे। वहाँ सन्नाटा और चुप्पी थी। वो व्यक्ति एक कोठरी के सामने रुका। सलाखों के पार कोठरी के भीतर जगमोहन बैठा था। पानी की बोतल पास रखी थी। सोने के लिए कोठरी की वही पहाड़ी ज़मीन थी। उसकी शेप बढ़ी हुई थी, सिर के बाल पसीने से भीगे बिखरे हुए थे। एक बात तो मैं तेरे को बताना भूल ही गया, जमीर सिंह एकाएक कड़वी मुस्कान के साथ कह उठा। जगमोहन शांत निगाहों से सलाखों के पार खड़े उसे देखता रहा। 2 घंटे पहले तेरी तलाश में देवराज चौहान यहाँ आया था। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। पूछ तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? जगमोहन के होठों से निकला। उसे मीरचंद का रास्ता दिखा दिया। तब देवराज चौहान ने मीरचंद के यहाँ जाकर झगड़ा किया और उसके आदमियों को मार दिया। वो मुस्कुरा रहा था। अब मीरचंद उसे भून देगा। जगमोहन के होंठ भिज गए। गोमेदलाल न जाने क्यों जिंदा जाने दिया देवराज चौहान को। वो चाहता तो उसे खत्म कर सकता था। तुम लोग बचोगे नहीं जमीर सिंह, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। जमीर सिंह जहरीली मुस्कान होठों पर समेटे जगमोहन को देखता रहा। कौन मारेगा हमें? कोई भी, देवराज चौहान भी, मैं भी। ये सब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। जमीर सिंह हंस पड़ा। रानों में गोमेदलाल पर हाथ डालना आसान नहीं। देवराज चौहान की रानों में नहीं चल सकती। इस वक्त के हालात ये हैं कि मीरचंद देवराज चौहान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा है और देवराज चौहान मीरचंद को। देवराज चौहान मीरचंद में ही उलझा रहेगा और मारा जाएगा। असल मामले की उसे हवा भी नहीं लगेगी। बच गया तो हम उनकी गर्दन पकड़ लेंगे। जगमोहन दांत बीचे उसे देखता रहा। और तू तो चूहे की तरह यहाँ कैद है, मेरे रहमो करम पर है, तेरे बस का कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर एकाएक जगमोहन के होठों पर मुस्कान उभरी। क्यों मुस्कुराया? जमीर सिंह ने उसे घूरा। हर सवाल नहीं पूछते बच्चों की तरह, अपना भी दिमाग लगा लेते हैं। जमीर सिंह व्यंग भरी नज़रों से उसे देखता रहा, फिर बोला। कुत्ते की तरह हाल हो रहा है, यहाँ बंधा पड़ा है फिर भी मूंछें हिलानी नहीं छोड़ी। देवराज चौहान बहुत जल्दी तेरे तक पहुँच जाएगा। मुझ तक पहुँचने के लिए उसे गोमेद से टकराना होगा और गोमेद देवराज चौहान को चुटकी में मसल देगा। अयूब खान कहाँ है? मज़े कर रहा है? किधर है? रानों में ही है, तेरे को क्या? उससे मिला? कमीने की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वही है या बदल गई। जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। यह बात तो तू मेरे से भी पूछ सकता है। हंस पड़ा जमीर सिंह। अयूब खान की शक्ल वैसी है, ज़रा भी नहीं बदली। बहुत मज़े में है वो और निश्चिंत है कि उसका कुछ ना बिगड़ेगा। जगमोहन उसे खा जाने वाली नज़रों से देखता रहा। खबर दूंगा जल्दी तुझे कि देवराज चौहान मीरचंद के आदमियों के हाथों मारा गया। अयूब खान से मिला? बोलूँगा उसे। मिलना चाहेगा तो तेरे पास ले आऊँगा, जमीर सिंह ने कहा और पलटकर वापस चल पड़ा। रास्तों को तय करके गोमेदलाल के पास पहुंचा। वो 2 लोगों से धीमे स्वर में बात कर रहा था। गोमेदलाल ने उसे देखा। मैं बाहर जा रहा हूँ, जगमोहन पर किसी को बिठा दे, उस पर हर वक्त नज़र रखनी है। ठीक है, तू जा, अभी किसी को वहाँ भेजता हूँ। देवराज चौहान के बारे में भी ताज़ा खबर लेता रहे, वो मरेगा तो चैन आएगा, जमीर सिंह ने तीखे स्वर में कहा। तू ज़्यादा चिंता ना किया कर, मीरचंद उसे कभी भी खत्म कर सकता है। जमीर सिंह बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। जमीर सिंह ने कड़कती धूप में आधे घंटे का रास्ता पैदल ही तय किया। कई बार तो ऐसे तंग रास्ते से निकला कि अगर पाँव फिसलता तो गहरी खाई में जा गिरता। रानो ऐसी जगह बसा था कि दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी नज़र आते थे। गर्म हवाओं ने यहाँ रहने वालों लोगों के चेहरों को जैसे स्थायी तौर पर तपा दिया हो। चेहरे हर वक्त तपे से कठोर लाल ही दिखते थे। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। पानी मजीरा जाकर लाना पड़ता था। सैकड़ों लोग और ढेरों वाहन प्राइवेट के तौर पर पानी लाने में व्यस्त रहते थे। तब भी पानी महंगा मिलता था और किल्लत रहती थी। ज़रूरत पूरी करने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी। रोज़ रोज़ इतना खर्चा कैसे किया जाता? ज़मीर सिंह ऐसे पहाड़ पर पहुंचा जहाँ लकड़ी के 15-20 मकान बने हुए थे। 2 टेम्पो एक तरफ खड़े थे। दूसरी तरफ का रास्ता था जहाँ से टेम्पो व गाड़ियाँ आ जा सकती थीं। एक मकान की छाया में कुछ छोटे बच्चे बैठे खेल रहे थे। यहाँ 1-2 औरतें भी नजर आईं। जमीर सिंह एक मकान के बंद दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा थपथपाया। कुछ पलों बाद भीतर की तरफ से आहट हुई और आवाज़ आई। कौन है? मैं हूँ अयूब खान, जमीर सिंह बोला। अगले ही क्षण दरवाज़ा खुला। जमीर सिंह भीतर प्रवेश कर गया। दरवाज़ा खोलने वाला अयूब खान ही था। उसने पुनः दरवाज़ा बंद कर लिया। जगमोहन किधर है? अयूब खान ने पूछा। गोमेद के यहाँ। जमीर सिंह कुर्सी पर बैठता कह उठा। देवराज चौहान आया था। देवराज चौहान?
वो चौंका। किधर? गोमेद के पास। तो उसे पता चल गया कि जगमोहन वहाँ? ये बात नहीं है। तो मीरचंद का दुश्मन होने के नाते वो गोमेद के पास आया था कि वो उसे मीरचंद का ठिकाना बता देगा। ओह, गोमेद ने देवराज चौहान को मीरचंद का ठिकाना बता दिया? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो कि गोमेद ने देवराज चौहान को वहाँ से जाने दिया? हाँ, ये क्या बेवकूफ़ी कर दी। तब देवराज चौहान को ख़त्म कर देना चाहिए। कहते कहते अयूब खान टिटका, फिर सख्त स्वर में बोला। तू कहाँ था तब? वहीं था, बगल वाले कमरे में सांसें रोके खड़ा था। तूने देवराज चौहान को गोली मार देनी थी। यह आसान नहीं था अयूब खान। जमीर सिंह गंभीर स्वर में कह उठा। मेरा सामने ना आना ही ठीक था। तो गोमेद उसे मार देता? गोमेद का ख्याल था कि देवराज चौहान मीरचंद के ठिकाने पर जाएगा तो मीरचंद उसे मार देगा। ख्याल था? मैं समझा नहीं। अयूब खान की आंखें सिकुड़ी। जमीर सिंह दो पल चुप रहकर कह उठा। गोमेद ने देवराज चौहान को मीरचंद के ठिकाने के बारे में बताया तो देवराज चौहान वहाँ जा पहुँचा। वहाँ से उसका बचकर निकल आना संभव नहीं था, लेकिन वो बच गया क्योंकि तब मीरचंद वहाँ नहीं था। अपने अधिकतर आदमियों को लेकर कहीं गया हुआ था वो। फिर गोमेद का कहना है कि मीरचंद जल्दी देवराज चौहान को ख़त्म कर देगा। अयूब खान दांत भींच कर रह गया। ख़त्म कर देना चाहिए था देवराज चौहान को। जब तक वो जिंदा रहेगा मैं चैन की नींद नहीं ले सकता। मेरे ख्याल में देवराज चौहान का खेल ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। रानों में वो फंस चुका है। यहाँ दो ही शेर हैं, गोमेद और मीरचंद। दोनों शेरों की निगाही उस पर टिकी है। मीरचंद से अगर वो बच गया तो गोमेद नहीं छोड़ेगा। ये तो पक्का है कि देर सवेर में देवराज चौहान मरेगा, जमीर सिंह बोला। अयूब खान गुस्से से जमीर सिंह को देखता रहा, फिर क्या उठा। देवराज चौहान को उसी वक्त गोमेद ख़त्म कर देता तो बहुत ठीक रहता। कही थी मैंने गोमेद से यही बात, लेकिन गोमेद ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब क्या कर रहा है देवराज चौहान? वो मीरचंद की तलाश में है कि जगमोहन को वापस ले सके, और तुझे भी ढूंढ रहा है। अयूब खान ने एकाएक सूखे होठों पर जीभ फेरी। चेहरे पर गुस्सा था। लेकिन तेरे बारे में देवराज चौहान को कभी भी पता नहीं लग सकता। कोई जानता ही नहीं कि तू इधर है। जमीर सिंह विश्वास भरे स्वर में क्या उठा। ऐसा कब तक चलेगा? मैं कब तक छिपा रहूँगा? जब तक देवराज चौहान जिंदा, और वो ज़्यादा देर नहीं जिंदा रहेगा, जमीर सिंह ने दांत भींच कर कहा। जल्दी मरना चाहिए उसे। तेरे को जगमोहन याद कर रहा था, जमीर सिंह बोला। क्यों? मिलने को कह रहा था। कह दे मर गया खान। अयूब खान के होठों से गुस्से से भरी घुर्राहट निकली। जमीर सिंह हंस पड़ा। हंसता क्यों है? तू बात ही ऐसी करता है। मरे खान के दुश्मन। जगमोहन को कह दूंगा कि तू भी उसे बहुत याद कर रहा है। अयूब खान ने उसे घूरा। जल्दी तो उससे मिलने आएगा जब देवराज चौहान खत्म हो चुका होगा। देवराज चौहान के लिए 5-7 आदमी छोड़ दे, वो खत्म कर देंगे उसे। कह दूंगा गोमेद से, आगे उसकी मर्जी, जमीर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान खत्म हो तो जगमोहन को भी गोली मारकर यह मामला खत्म करें। अयूब खान गुस्से से क्या उठा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सरगना के चौथे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।